ये बात अलग है कि वो सोचते थे तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सोच करके अपना उसका हल सुनाते थे, और वो हल उन्होंने विजयवाड़ा के अधिवेशन में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को भारतीय जनसंघ का और फिलॉसफी बना दी। अधिवेशन था विजयवाड़ा का, 1965 में हुआ वो अधिवेशन। और मैं मानता हूं कि विदेशों के भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतना ओरिजिनल थॉट फिलॉसफी के रूप में, इकोनॉमिक थीसिस के रूप में किसी और ने नहीं प्रस्तुत किया, उन्होंने किया। गुरुमूर्ति जी को एक और एडवांटेज था उनको सुनते हुए कि उन्होंने केवल मात्र भारत के संदर्भ में समाज और रिलेशनशिप्स, उनका कितना महत्व है, कॉन्ट्रैक्चुअल संबंधों का कितना, उसमें कितनी वीकनेसेस है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए, और बाकी विदेशों ने भी हमारे बारे में क्या क्या कुछ कहा है बिना पढ़े बिना जाने हुए, उसका जो विस्तार से उल्लेख किया, उसके कारण उनकी बात में वजन आता था बहुत। शायद वो लिखें तो और भी अच्छा होगा, लिखा ही होगा, हाँ। लेकिन मैं मानता हूं कि हम जब कहते हैं ना कि दिस इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस, तो उसमें से भाव केवल ये नहीं है कि दिस इज नॉट अ पावर ओरिएंटेड पार्टी, इट हैज अ लार्जर पर्पस फॉर विच इट हैज बीन बॉर्न। और उस संदर्भ में मैं अभी गया था न्यूयॉर्क, तो वहाँ पर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के कार्यक्रम में मैंने जो बातें कही वो ये कही कि हमको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारतीय जनसंघ की उत्तराधिकारी है, और भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे, जगन्नाथराव जोशी, पी परमेश्वरम, भंडारी जी, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों ने जिसको आगे बढ़ाया। वह पार्टी हमारे लिए तो, हम क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक न बने हुए होते तो भारतीय जनसंघ में नहीं आते, और आए हैं बहुत सारे लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक न होंगे तो भी आए होंगे, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो आए वे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। और जिसके बारे में मैंने अनेक स्थानों पर कहा कि विवेकानंद जी ने मृत्यु से पहले कहा था कि सचमुच एक मैन मेकिंग मशीनरी चाहिए हिंदुस्तान को। मैंने विश्व भर में हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू विचार के बारे में जो साख पैदा की है वो ठीक है, उसका उपयोग है। लोग मानने लगे हैं कि विवेकानंद जी जब वेदांत के बारे में बताते हैं, उपनिषदों के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी मिशनरी निकले जिन्होंने कहा कि हम काय के लिए मिशनरी भेजते हैं भारत जैसे देश को, उनको क्या ज़रूरत है ईश्वर समझाने की या धर्म समझाने की। लेकिन विवेकानंद जी का जीवन बहुत छोटा था। मैं नहीं जानता हूं कि हम में से कितने लोगों ने उनका एक लेख पढ़ा है। मैंने पढ़ा है वो लेख जिसमें उन्होंने कहा कि आई शैल नॉट सी माई 40th ईयर, मैं 40 साल की आयु नहीं देखूंगा। एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 39. He was born in 1863 and passed away in 1902. और उससे थोड़े ही दिन पहले उन्होंने ये बात कही कि भाई हिंदुस्तान में किसी बात की ज़रूरत है तो ऐसी एक व्यवस्था की ज़रूरत है, ऐसी एक मैन मेकिंग मशीनरी की ज़रूरत है जो क्रिएट करे मैन विथ अ कैपिटल एम,
चरित्रवान लोग, समर्पित लोग, चिंतनशील लोग, राष्ट्र को महान बनाने वाला का संकल्प करने वाले लोग। और उसी प्रकार से और उसी संदर्भ में मैं कहता हूं कि हमको तो, मैं तो इस नाते देखता हूं कि जब 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तो ही वॉज एक्चुअली फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ विवेकानंद। इट इज अ मैन मेकिंग मशीनरी विच क्रिएटेड मैन। और संयोग ये सारे ऐसे एक साथ आए हैं। विवेकानंद अध्ययन केंद्र का उद्घाटन, हमारे गुरुमूर्ति जी का पहला यहाँ पर व्याख्यान, फिर स्मरण कराया शुरू में ही बलबीर जी ने कि 50 साल पूरे हुए चाइनीज एग्रेशन को। पहली बार मुझे वो चाइनीज एग्रेशन ही लद्दाख लेकर गया। मैं गया, वहाँ पर एक पत्रकारों का ग्रुप था, 12 पत्रकार गए हम, 6 विदेशी थे, 6 भारतीय थे। और हमारे भारतीयों में से मैं समझता हूँ 2 तो सर्किट हाउस में जहाँ ठहरे थे वहाँ से निकले ही नहीं शायद पूरी देर, क्योंकि दिसंबर के महीने में गए थे, युद्ध समाप्त हो गया था और पराजय ऐसी बुरी हुई थी। बहुत सारा सामान आया था विदेशों से और उस सामान में स्नो किट्स बहुत थी और हम 12 पत्रकारों को उन्होंने स्नो किट्स दी वो। और वहाँ हम गए तो उनके पास खास करके आर्टिलरी के लोग जो थे तमिलनाडु के, उनके पास पूरे वस्त्र नहीं, गर्म कपड़े नहीं, कुछ नहीं, जूते नहीं ढंग के। और हमारे पास ऐसे देख करके कहते थे, अच्छा इन जर्नलिस्ट के पास इतने कहाँ से आए। और बहुत संकोच होता था। वो अनुभव भी ऐसा था कि जब पहली बार पता लगा कि हमारी सेना की कितनी उपेक्षा हो रही है। अब इन दिनों में बहुत सारे लेख छपे हैं कि हमारी पराजय क्यों हुई। वास्तव में सोचने की बातें हैं, लेकिन हाँ सब जो हुआ हुआ। और मुझे याद है उन दिनों में कृष्ण मेनन ने एक बार एक स्टेटमेंट किया था कि इट इज इमोरल टू कीप अ लार्ज आर्मी। ऐसी बातें भी होती थी। मैंने नैतिकता को बड़ी सेना के साथ जोड़ना, और सेना अगर बड़ी है तो वो अनैतिक है, कितनी विकृति थी। लेकिन ये और संयोग बना कि ईव ऑफ जनसंघ लॉन्चिंग बाय डॉक्टर मुखर्जी, 21 अक्टूबर को 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। और बधाई दूंगा, बहुत उत्तम डायरी बनाई है, अटल डायरी। अच्छे अच्छे फोटो छापे हैं उसमें। चाहे जब कहा किसी ने कि इसमें कलर क्यों नहीं है, क्योंकि भाई समय हो तब का था, और चुन चुन करके ब्लैक एंड वाइट ही मिले, बढ़िया। कुल मिलाकर के आज का ये प्रसंग जो है वो बहुत संयोगपूर्ण रहा, उत्साहवर्धक रहा, सबको संतोष देने वाला रहा, और श्रोताओं को तो खास करके। मैं इसीलिए मैं कहता था आज का मुझे संतोष देने दीजिए, मुझे भाषण मत कराइए। इन्होंने कहा नहीं आपको बोलना ज़रूर चाहिए, और बोलना इसलिए चाहिए क्योंकि लाइव होगा, और इसीलिए कुछ पॉलिटिकल ज़रूर कहिए। मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा, पॉलिटिकल बोलूँगा तो यही बात बोलूँगा कि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी यूनिक हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। इस नाते यूनिक है कि दैट दे आर बोर्न आउट ऑफ
cultural, it is born out of a cultural movement. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो जन्म है, उसका निर्माण है, वो कोई निर्माण करने वाला व्यक्ति कहता था अ स्लेव कंट्री हैज नो पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिकल पार्टी की कल्पना को ही अस्वीकार करता था कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, क्योंकि गुलाम देश उसकी राजनीति नहीं होती। और इसीलिए भारतीय जनसंघ के बारे में भी विचार हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ कि अब भारत स्वतंत्र हो गया है। संविधान 50 में स्वीकार हुआ, जिसने तय किया कि हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था वो संसदीय लोकतंत्र के अनुसार चलेगी। और उसका पहला चुनाव जो है वो भी लगभग उसी समय तय हो गया कि 52 में होगा। और मुझे अगर भेंट दी है आज गडकरी जी ने ये डायरी की, जनसंघ के साथ जुड़ी हुई, जनसंघ के जन्म के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 52 के चुनाव से लेकर के आज तक के सभी चुनाव में भाग लूं सबके। और स्वतंत्र भारत में कम से कम स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन से लेकर के आज तक के जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक इवेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उन सब का साक्षी एक प्रकार से रहा हूँ, देखा है, अनुभव किया है, उसका अर्थ समझने की कोशिश की है। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी जो एलिमेंट्री पहले समझा था, दीनदयाल जी की बातें सुन करके और उनके इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की कल्पना को उन्होंने विकसित करके एक फिलॉसफी हमको दे दी। तब से लेकर के आज तक जितना समझ सकता हूँ समझता रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो कार्य शुरू किया है आज गडकरी जी ने और जिसकी जवाबदारी उन्होंने इनको दी है, मैंने पहले सोचा था कि शायद वो विवेकानंद फाउंडेशन का ही कार्यक्रम है आज, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, ये तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं हम, ये जो ऑडिटोरियम बना है यहाँ पर। और एक प्रकार से बहुत अच्छी बात हुई है सब दृष्टि से। मैं गया था अभी जब वहाँ पर, तब लोगों को याद दिलाया मैंने कि केवल अमेरिका में कि 9/11 का महत्व इन दिनों में जो हुआ है वो तो इस कारण हुआ है कि उस दिन 11 सितंबर को एक भयंकर आतंकवादी घटना हुई कि जिसने सारे विश्व को दहला दिया। लेकिन 11 सितंबर को ही 1893 में विवेकानंद जी का भाषण जो था उसने दूसरे ढंग से भारत को ऊंचा किया और भारत का नाम उससे हुआ। वो भी वही तारीख थी, 11 सितंबर। 30 वर्ष की आयु थी उस समय विवेकानंद जी की। 1863 में उनका जन्म हुआ और 93 में ये शिकागो का भाषण हुआ, जिसमें सचमुच तो भाषण छोटा सा था, वो भी सारगर्भित था, लेकिन पहले संबोधन ने ही छाप बिठा दी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, कि भाई ये व्यक्ति साधारण नहीं है। ये वक्ता तो खैर बढ़िया है, लेकिन मौलिक चिंतन है, सोचने का ढंग ही बिल्कुल अलग है। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन न कह करके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह करके संबोधित करता है। और फिर तो जो कुछ हुआ आगे सब जानते हैं। मुझे लगता है कि धन्यवाद देना चाहिए बलवीर जी को, गुरुमूर्ति जी को, आप सभी को, कि जिन्होंने ऐसे इस उत्तम कार्यक्रम में भाग लेने का मुझे अवसर दिया और ये 2-4 शब्द कहने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद।